क्रिस्टोफर नोलन ने जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर के पर्सपेक्टिव में कलर्ड सीन्स और आरडीजी के कैरेक्टर लुइस स्ट्रॉस के पर्सपेक्टिव में ब्लैक एंड व्हाइट सीन्स क्यों क्रिएट किए, और क्यों जब एल्बर्ट आइंस्टाइन की हेड हवा से नीचे गिर गई थी तो उन्होंने वो वापस पहनी ही नहीं। ऐसे बहुत सारे हिडन मीनिंग्स और नोलन की जीनियस फिल्म मेकिंग को आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, जिससे तुम ये जानोगे कि इस फिल्म के हर एक सीक्वेंस के पीछे कितना ज्यादा दिमाग लगाया गया है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि यंग ओपनहाइमर उसके कैम्ब्रिज के कॉलेज में खड़े होकर देखता है कि कुछ बूंदे एक पानी से भरे गड्ढे में गिरती हैं और वो एक चेन रिएक्शन का इफेक्ट देती हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। और ये देखकर ओपनहाइमर पूरी मूवी में डर के मारे यही सोचता है, जो कि वो आइंस्टाइन से भी पूछता है कि कहीं उसके इस एक्सपेरिमेंट में भी तो इसी तरह से चेन रिएक्शन शुरू नहीं हो जाएगी और वो इतनी भयानक ना हो कि वो पूरी दुनिया को ही तबाह कर दे, जो कि उसके अगले शॉट में हमें दिखता भी है जब स्क्रीन पर चेन रिएक्शन और फायर इफेक्ट आ जाता है। उसके बाद हमें ये वाला सीन दिखता है जिसमें ओपनहाइमर उसकी क्लास में एक एप्पल को पॉइजन करता है, जो कि ये बताता है कि वो पहली चीज थी जो कि ओपनहाइमर ने क्रिएट की थी किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन वो उस चीज को तुरंत रिग्रेट करता है और वो वापस जाके नील्स बोर को वो खाने से रोक देता है, जिसका मतलब ये था कि आगे चल के ओपनहाइमर वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग चीजें बनाएगा और उसे सेम रिग्रेट भी होगा, मगर वो उसे चाह के भी रोक नहीं पाएगा, जो कि हमने देख लिया था जब ओपनहाइमर ट्रिनिटी टेस्ट के सक्सेसफुल होने पर स्टेज पे स्पीच देने के लिए जाता है। तब उसे रियलाइज होता है कि उसने एक भयानक टेक्नोलॉजी वर्ल्ड लीडर के हाथ में दे दी है और वो चाह के भी अब कुछ नहीं कर सकता। फिर नील्स बोर को एप्पल खाने से रोकने के बाद जब ओपनहाइमर रीजन देता है कि उसने नील्स बोर को क्यों रोका था एप्पल खाने से, तो वो कहता है वर्म होल, बेसिकली कि इस एप्पल में कीड़ा लगा हुआ है। लेकिन वर्म होल शब्द नोलन ने इसलिए यूज किया क्योंकि वर्म होल फिजिक्स में यूज होने वाला टर्म भी है, जो कि स्पेस और टाइम के कर्वेचर में हुए एक होल को दर्शाता है, जो स्पेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के लिए रास्ता बना देता है। और इसी एप्पल वाले सीन में मुझे आइजैक न्यूटन की भी याद आ गई, क्योंकि अगेन फिजिक्स की दुनिया में एप्पल का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल रहा है। तो हो सकता है कि ये सीन न्यूटन के साइंस के लिए जो बहुत जरूरी कंट्रीब्यूशंस रहे हैं उनके लिए एक ट्रिब्यूट हो। फिर हम देखते हैं कि ओपनहाइमर एक आर्ट गैलरी में जाता है जहाँ पर वो सबसे पहले ये वाली पेंटिंग देखता है। तो ये पेंटिंग फेमस पेंटर पैब्लो पिकासो ने बनाई थी, जो कि उनकी वन ऑफ द बेस्ट और कॉम्प्लेक्स पेंटिंग में से एक मानी जाती है। ये उन्होंने 1937 में बनाई थी, जहाँ पर हम एक लड़की को आर्म्स क्रॉस करके हुए बैठे हुए देख सकते हैं। उसके बाद वहीं पर ओपनहाइमर एक किताब पढ़ते हुए दिखाया जाता है, जो कि वेरी फेमस टी.एस. एलियट की द वेस्टलैंड नामक किताब है, और यही वो किताब थी जिसने ओपनहाइमर का संस्कृत और आगे चल के भगवत गीता में इंटरेस्ट जगाया, क्योंकि द वेस्टलैंड किताब में कई जगह संस्कृत मंत्र और पोएम्स लिखे हुए हैं, और जो लाइन ओपनहाइमर उनकी जिंदगी में दोहराते रहे, Now I am become death, the destroyer of worlds. वो भगवत गीता के 11वें अध्याय का 32वां श्लोक है, जिसमें श्री कृष्ण उनका विकाल रूप दिखा के अर्जुन से कहते हैं कि मैं काल बन चुका हूँ तीनों लोगों का विनाशक। उसके बाद जब ओपनहाइमर और एल्बर्ट आइंस्टाइन एक तालाब के किनारे मिलते हैं तो पहले तो आइंस्टाइन के सर पर एक हैट होती है, जो कि हवा से उड़ के गिर जाती है, जिसे ओपनहाइमर उठा के आइंस्टाइन को दे देता है। लेकिन उसके बाद वो हैट वापस नहीं पहनता, क्योंकि उसे पता होता है कि ओपनहाइमर और आइंस्टाइन की रिसर्च की वजह से उन्होंने ह्यूमैनिटी और पूरी अर्थ को खतरे में डाल दिया है। फिर एक बहुत ही बढ़िया डिटेल देखने को मिलती है हमें, जो कि क्रिस्टोफर नोलन जैसे डायरेक्टर्स ही कर सकते हैं। तो जब ओपनहाइमर ट्रेन में बैठ के कहीं जा रहा होता है, तब उसके पीछे जो उसकी शीट का क्वेश्चन होता है वो वाइब्रेट कर रहा होता है, जो कि इस फिल्म में कई मौकों पर हुआ है। फॉर एग्जांपल, जब ओपनहाइमर स्टेज पर स्पीच देने गया था तब उसके पीछे का बैकग्राउंड भी वाइब्रेट करता हुआ दिखाया जाता है। ऐसा करके नोलन ने ओपनहाइमर की एंजाइटी को दर्शाया है, क्योंकि ओपनहाइमर ने उसकी पूरी लाइफ में एंजाइटी इश्यूज फेस किए हैं। उसके बाद ओपनहाइमर एक पार्टी गैदरिंग में शेवेलियर से मिलता है और उसे बताता है कि स्टार्स के साथ क्या होता है जब वो मरते हैं, और वो कहता है कि द बिगर द स्टार द मोर वायलेंट इज इट्स डेमाइज एंड द ग्रेविटी गेट्स सो कंसंट्रेटेड इट स्वैलोज एवरीथिंग इवन लाइट। ये सीक्वेंस नोलन ने इसलिए यूज किया जिससे कि वो पहले ही फोरशैडो कर सके कि आगे चल के ओपनहाइमर के साथ क्या होगा। वो इतना बड़ा मीडिया सेलिब्रिटी बन जाता है कि उसके बाद उतनी तेजी से वो नीचे भी गिरता है। साइंस में इतना ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क करने के बाद भी उसे कभी नोबेल प्राइज नहीं मिला, और उसकी जिंदगी में उसे इमोशनली भी ज्यादा प्यार नहीं मिला उसकी फैमिली से। फिर एक इंसेनली अमेजिंग शॉट देखने को मिलता है, जिसके लिए नोलन की तारीफ तो बनती है। तो जब ओपनहाइमर की हियरिंग चल रही होती है और वो एक्सेप्ट करता है कि उसका अफेयर रहा है जीन टैटलॉक के साथ, तब सबसे पहले ये वाला शॉट दिखाया जाता है जिसमें ओपनहाइमर की वाइफ आंखें नीचे करके बैठी हुई है। लेकिन जैसे ही ओपनहाइमर उसके अफेयर के बारे में बताता है, वो ओपनहाइमर की तरफ देखती है, लेकिन हमें वो दिखता नहीं है, क्योंकि इस एंगल में इसका सर ओपनहाइमर के सामने आ जाता है। लेकिन जैसे ही कैमरा पास होता है उसके सर से, हमें ओपनहाइमर टोटली न्यूड देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए किया नोलन ने क्योंकि वो दिखाना चाहता था कि ये सुनते ही ओपनहाइमर की वाइफ गुस्से में विजुअलाइज कर रही है कि ओपनहाइमर और जीन ने क्या क्या किया होगा एक बंद कमरे में। उसके बाद जब ओपनहाइमर स्टेज पर खड़े होकर सुनने पड़ जाता है और वो इमेजिन करता है कि किस तरह बॉम्ब का इफेक्ट होगा ह्यूमैनिटी पर, तब हम इस लड़की को चिल्लाते हुए देख सकते हैं जिसकी स्किन पूरी तरह से जल के निकलने लगती है। और इसी सीन में जो लोग ओपनहाइमर के लिए चीयर कर रहे होते हैं अमेरिकन फ्लैग लेकर, वहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है नोलन से। यहाँ पर इस अमेरिकन फ्लैग में टोटल 50 स्टार्स हैं, और ये 50 स्टार्स वाला फ्लैग अमेरिका ने 1959 में पब्लिश किया था। उससे पहले वाले फ्लैग में 48 स्टार्स होते थे और वो कुछ ऐसा दिखता था। और क्योंकि ये स्पीच 1943 में हुई थी तो उसमें पुराना वाला फ्लैग यूज होना चाहिए था। उसके बाद नोलन ने जिस तरह से टाइम का पैसेज बताया है फिल्म में, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो कि बहुत लोगों ने मिस कर दिया होगा। तो जनरल लेस्ली ग्रूव्स, जो कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे थे, अगर हम उनकी यूनिफॉर्म को देखें तो हमें पता चलता है कि किस रेट पे टाइम पास हो रहा
रहा है। जब वो पहली बार ओपनहाइमर से मिलते हैं तब वो एक लो लेवल जनरल होते हैं क्योंकि उनकी यूनिफॉर्म पर कोई भी मेडल्स और स्टार्स नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है तो वो हायर रैंक्स पर पहुंचते हैं और उनकी यूनिफॉर्म में भी स्टार्स और मेडल्स ऐड होना शुरू हो जाते हैं, जैसा हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि ये बताता है कि एक सिग्निफिकेंट टाइम पास होता जा रहा है फिल्म में। अब हम बात करते हैं कि नोलन ने क्यों और क्या दर्शाने के लिए कहीं ब्लैक एंड व्हाइट और कहीं कलर्ड सीन्स दिखाए हैं। तो बेसिकली जो आरडीजी का कैरेक्टर था लुइस स्ट्रॉस, उसके कोर्ट में हियरिंग के सीन्स को नोलन ने ब्लैक एंड व्हाइट में बताया है और ओपनहाइमर के क्लोज हियरिंग के सीन्स को कलर्ड में, क्योंकि लुइस स्ट्रॉस का जो पर्सपेक्टिव है दुनिया को लेके वो काफी ज्यादा स्ट्रेट है और वो 0 और 1 की फिलोसफी पे चलता है। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी दुनिया में रहने से जहाँ पर एटॉमिक बॉम्ब का यूज हो और जहाँ पर लोग सफर करें, लेकिन ओपनहाइमर का व्यू हमें कलर्ड पर्सपेक्टिव में दिखाया गया है, क्योंकि फिल्म के एंड तक आते आते जब जापान पर यूएसए ने बॉम्बिंग कर दी थी तब उसे रियलाइज हो गया था कि ये चीज गलत है और उसे फर्क पड़ता है एटॉमिक बॉम्ब का यूज होने से, जो कि हमने तब भी देखा था जब ओपनहाइमर आखिरी में उसकी कार में बैठ के देख रहा था कि आसमान में मिसाइल्स ही मिसाइल्स हैं, हर जगह तबाही तबाही हो रही है और वो इस सब के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराता है। और इसलिए फिल्म के आखिरी सीन में वो एल्बर्ट आइंस्टाइन से कहता भी है कि जो हमने डिस्कस किया था कि अगर चेन रिएक्शन हो गई तो क्या दुनिया तबाह हो सकती है, और ओपनहाइमर आइंस्टाइन को जवाब देता है हाँ, उसके एक्सपेरिमेंट में चेन रिएक्शन सक्सेसफुल रही जिसके कारण एटॉमिक बॉम्ब दुनिया को अंत भी कर सकती है। उसके बाद जो लॉस एलमोस में पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था तब सबसे पहले वहाँ पर सिर्फ साइलेंस होता है और वहाँ पर सभी लोगों को सिर्फ लाइट दिखाई देती है, लेकिन जब साउंड ओपनहाइमर की लोकेशन तक पहुंचता है तब वहाँ पर सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होती है साउंड की, मगर जो लोग ओपनहाइमर की लोकेशन से दूर खड़े होते हैं उन्हें उस साउंड की इंटेंसिटी कम महसूस होती है, और जो लोग और भी दूर बैठे थे यहाँ इस कार में उन्हें तो बस हल्का सा साउंड ही आता है। तो नोलन ने जो एक्चुअल बॉम्ब की फील होती है उसे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दर्शाया है पर्दे पर। और हाँ, ये सीन प्रैक्टिकली शूट किया गया था जिसमें वीएफएक्स का बहुत ही थोड़ा सा यूज हुआ है। फिर एक इस तरह हमें देखने को मिलता है जब टेनेट फिल्में जो कि क्रिस्टोफर नोलन ने ही डायरेक्ट की थी साल 2020 में, उसमें डिम्पल कपाड़िया जिन्होंने प्रिया का रोल प्ले किया था वो मेंशन करती है मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में और कहती है कि जब एटॉमिक बॉम्ब का टेस्ट होने वाला था तब ओपनहाइमर बहुत चिंता में आ गए थे कि कहीं उसमें चेन रिएक्शन ना हो जाए जिससे कि इस पूरी दुनिया का खात्मा भी हो सकता है। As they approached the first atomic test, Oppenheimer became concerned that the detonation might produce a chain reaction. Nothing would. तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि साल 2010 से ही क्रिस्टोफर नोलन ओपनहाइमर के ऊपर फिल्म बनाने का प्लान कर रहे होंगे, जो कि हमको 2023 में देखने को मिली। उसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन ये था कि क्यों क्रिस्टोफर नोलन ने किलियन मर्फी को ही कास्ट किया ओपनहाइमर के रोल में, और इसका आंसर हमें मिलता है इस बुक में जो कि ओपनहाइमर की बायोग्राफी है, और इसी बुक को फॉलो करके नोलन ने ये फिल्म बनाई है। लेकिन नोलन ने इस फिल्म में इस बुक के कवर पेज से इंस्पायर होकर मर्फी को कास्ट किया है ओपनहाइमर, क्योंकि उनके हिसाब से ये जो ओपनहाइमर की एक्चुअल फोटो छपी हुई है इस बुक के ऊपर उसमें वो एक डरावना स्टेयर दे रहे हैं और उन्हें ये कवर पेज देखकर हमेशा ऐसा ही महसूस होता था, और इसलिए उन्होंने किलियन मर्फी को कास्ट किया क्योंकि वो बहुत पहले से उनको जानते थे। और मेरे हिसाब से भी ये जो किलियन मर्फी ने स्टेयर दिया है इस पूरी फिल्म में वो बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग था। फिर जब ओपनहाइमर और जनरल ग्रूव्स को पता चलता है कि उन्हें उनकी लोकेशन जल्दी डिसाइड करनी होगी क्योंकि नाजीज इस समय उनसे आगे हैं बॉम्ब बनाने की रेस में, जिससे कि वो वहां पर उनकी लेबोरेटरी सेटअप कर सके और न्यूक्लियर टेस्ट भी कर सके, तब ओपनहाइमर को एक लोकेशन याद आती है जहाँ पर उसने उसके बचपन की गर्मियों की छुट्टियां बताई थी, और वो तुरंत ग्रीन बोर्ड पर चौक से डिजाइन बनाता है जिसमें वो 4 लेटर लिख के RMHT और उसके बीच में एक सर्कल बना देता है। इन 4 लेटर्स का मीनिंग ये था कि लॉस एलमोस जो कि न्यू मैक्सिको स्टेट में है वो बेसिकली इन चारों स्टेट्स के बीच में ही लोकेटेड है, नेमली बर्कली, शिकागो, ऑटरिच और हैंडफोर्ड जो कि वाशिंगटन में आता है। इसी जगह पर कुछ नेटिव इंडियंस भी रहते थे उस समय जो कि ज्यादातर एग्रीकल्चर का काम करते थे, और ओपनहाइमर एटॉमिक बॉम्ब का खौफ देखने के बाद कहता भी है कि ये जमीन वापस इंडियंस को ही लौटा दो क्योंकि अब उन्हें और टेस्ट नहीं करने हैं। तो यही तो ओपनहाइमर का एक्सप्लेनेशन या फिर ब्रेकडाउन। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर तुम मार्वल की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखना और देखते रहिए सुपर नेस्ट।